Yes, sir, you are audible. ओके, तो अभी राखे जुड़े हैं, गरिमा जंदवंशी जुड़ी हैं, सल्ला रायगढ़ जुड़ी हुई है। 2 मिनट वेट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, एमपी सेट मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से मैं आपको एमपी सेट 2022 की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें बेसिकली मैं आप लोगों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि भाई हम आपको किस प्रकार से पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज आपको दिए जाएंगी और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं एक्चुअली कौन हूं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नंबर 1, I, Dr. Sunendra Gupta, Professor of Mathematics in the Oriental College of Technology. I have written more than 20 books of mathematics. इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो आपने नाम सुना होगा, अभी कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी मैं 2 बुक अभी तक मैं पब्लिश कर चुका हूँ, हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर चुका हूँ। साथ में मेरा खुद का ब्लॉगर चलता है मेरे ही नाम से, www.sonendragupta.com के नाम से। वहां पर भी आपको मेरे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें भी वहां पर अवेलेबल हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज कंफर्म करें मुझे। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, तो मैंने जो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 1 कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो आपके पास 2-3 चीज हमेशा होना चाहिए। कॉपी और पेन को हमेशा अपने पास रखिएगा। कोई कई बार ऐसा होगा कि हम इंस्टेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहीं पर उसका आंसर भी निकालेंगे। नंबर 2, अगर आप अच्छा व्यू देखना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो हमेशा आप यूज करिए या तो आइदर लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है। मोबाइल को आप जितना हो सके उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उसमें व्यू आपको उतना बेहतर तरीके से नहीं आता है और चीजें हमें उतनी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती है। और यदि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, मोबाइल से अगर आप डेटा चला रहे हैं, तो आप ऐसी जगह पे बैठिएगा जहां पर आपको नेटवर्क बढ़िया से मिले। कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारे पास जो स्पीड स्लो होती है, भले ही मैं आपको एचडी में पढ़ा हूं, लेकिन आपके पास वो सिग्नल जो है वीक जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रॉपर नेटवर्क के अंदर हो। और नंबर तीसरी चीज अपने पास है कि नोटबुक और पेन को हमेशा साथ में रखिएगा। और नंबर 4 है कि पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए। क्यों? कि हमें अपनी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दूसरे काम करने लग जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि भाई हम लोग चलो बाद में पढ़ लेंगे, देखेंगे पास। तो इन सब चीज से अपन थोड़ा सा दूर रहें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो एमपी सेट का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो हमारे पैटर्न जो चलेंगे वो क्या क्या होंगे। एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है? देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कुल मिला के 2 पेपर होने हैं। नंबर 1 आपका पेपर होना है आपके पास क्या, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से कैसे? जैसे कि एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से हमारे पास है। पहला जो पेपर है वो कहलाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को भी यहाँ पर डीपली आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और सेकंड पेपर होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में ही बताएंगे हमें, ठीक है ना, इस तरीके से, राइट। तीसरा, यहाँ पर आपका एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा। तो पेपर नंबर 1 जो है आपका 1 आवर का रहेगा और पेपर नंबर 2 जो है वो 2 आवर्स का रहेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा 3 आवर्स का होगा और ये पेपर आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने होंगे। तो पेपर नंबर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पेपर नंबर 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स का हो गया। इसी प्रकार जब हम पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो पेपर नंबर 2 जो है वो 100 क्वेश्चंस का है, वो भी आपका हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। इसका मतलब यह हुआ कि 200 का हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो मार्क्स जो होंगे वो आपके ओवरऑल 300 हो जाएगी। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ये नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं हो। सबसे बुरी भी बात यही है, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसलिए है कि आपसे जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से बनते हैं उन क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को आप हिट करिएगा। ये सबसे अच्छी बात हो गई। सबसे बुरी बात इसमें क्या हो गई कि ये सभी के लिए कॉमन होगा ये, यानी कि इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा उनके लिए है कि जिनको ज्यादा सा क्वेश्चन बनते हैं और बुरा उनके लिए है जिनको कोई क्वेश्चन नहीं बनते। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो है कई प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें केवल आपका एक ही आंसर करेक्ट होता है। दूसरा होता है एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें मोर देन वन आपके ऑप्शन जो होते हैं करेक्ट फॉर्म में होते हैं। कभी कभी आपसे ट्रू फॉल्स भी पूछा जाएगा और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके इस पेपर में आएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, यस या नो बताइएगा मुझे। सबको एग्जाम पैटर्न समझ में आया? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं कि जनरली हमारे पास जो पेपर हमने आपको बताया पेपर नंबर 1 में जो हमारा जो एमपी सेट का पेपर नंबर 1 का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें बेसिकली आती है। ठीक है, तो इसमें हमने इस पेपर का जो नाम दिया हुआ है वो पेपर का नाम हमारा क्या है यहाँ पर, और विद हमने इस पेपर का नाम दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस। क्या नाम दिया? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब सवाल उठता है कम्युनिकेशन कैसा। देखिए, कम्युनिकेशन की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा आपका इंग्लिश ग्रामर आपकी पूरी यहाँ पर उठ के आती है। कुछ क्वेश्चन आपसे हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर पे बेस पूछे जा सकते हैं, तो वो सारा हमारा कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड से मतलब क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे जो आपकी टीचिंग एबिलिटी को परखेंगे, तो वो आपके क्या होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की कैटेगरी में आ गए। तीसरा आपका है लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग से मतलब हमारे पास क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ डायग्राम आपको दिए जाएंगे जिससे कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग को वो परख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है कि कुछ आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव की फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी आसपास हमारे पास जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज हो गई, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र से रिलेटेड चीज हो गई, वो सारी चीज के अंदर आ जाएंगी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी उसी कैटेगरी के अंदर है। इसके अलावा जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस के अंदर कुछ और भी चीजें आती हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ आपको डेटा दे दिए जाते हैं, उनके बेसिस पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए आप इन चीज से क्या समझते हैं, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पीपल एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट जो भी आपसे आसपास की चीज होती है, जो जनरली आसपास जो चीजें घटित हो रही होती है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा। और अभी जो लेटेस्ट जो इसमें हमारे पास आया वो हायर एजुकेशन सिस्टम आया हुआ, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है एनईपी। एनईपी मतलब क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा कि एनईपी क्या होता है। ठीक है, तो आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस समझ में आया? रिप्लाई कीजिएगा। जी सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेन, यानी कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट, यानी कि हम जो मैथमेटिक्स की हम जो बात कर रहे हैं, एमपी सेट पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में। लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि नेट का सिलेबस क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली नेट का सिलेबस जो है एमपी सेट के सिलेबस से थोड़ा हायर होता है, लेकिन वो एक्चुअल एज इट इज उन्होंने वहां एमपी सेट ने वो सिलेबस को ले लिया है।
अब वो एमपी सेट का या नेट का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कहलाता है हमारा मैथमेटिकल साइंसेस। क्या कहलाता है? मैथमेटिकल साइंसेस। इसको हम यहाँ पर सेक्शन पेपर नंबर 2 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं, हमारे पास 11 यूनिट्स हैं। उन 11 यूनिट के बेसिस पर आपका सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। आप देखेंगे मैंने अपने यहाँ पर एनालिसिस के अंदर कुछ आपको ब्लू वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। ब्लू वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में जनरली जहां से पूछा जाता है। जैसे कि हमने बात करी एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, रियल नंबर सिस्टम, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सुप्रीम इन्फीमम। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड पे लिखा है कि भाई फाइनाइट काउंटेबल को ध्यान से पढ़िएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है, सुप्रीम इन्फीमम क्या होता है, उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। देन उसके बाद होता है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर कन्वर्जेंसी। जब कन्वर्जेंसी की बात करते हैं तो आपके कई प्रकार की कन्वर्जेंसी यहाँ पर आती है। आप बात कर सकते हैं कन्वर्जेंसी के अंदर अपने पास है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, उसके बाद आपका ऑसिलेटरी, ये सब आपने कन्वर्जेंसी की कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद हेनरी बोले थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आपके जनरली जो क्वेश्चन हमने वो देखे हुए हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, देखिए अगर हम यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे तो यहाँ पे मीन वैल्यू के अंदर आपकी 3 थ्योरम जनरली इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 पहली आपकी होती है रोज थ्योरम, ठीक है। दूसरी होती है सिंपली कॉल्ड द मीन वैल्यू थ्योरम जिसको हम एमबीटी के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये तीनों हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। इसके बाद रीमान सम, रीमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मोनोटोनिक फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी टाइप्स क्या होते हैं, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन क्या होते हैं, लीविस मेजर और लीविस इंटीग्रल क्या होते हैं। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है वो होता है मैट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस और कॉन्टैक्टनेस हमारे पास आता है। इसमें कई बार हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन एक या दो बार ही अभी तक ऐसा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जो आपको सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ वो सारा एमपी सेट के साथ साथ आपको नेट के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सेकंड यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट होती है वो कहलाते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। रेड कलर से हाईलाइट करने का मतलब है कि आपको ये पूरा का पूरा यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन जो एमपी सेट 2018 हुआ था किन टॉपिक्स से, यानी कि लीनियर अलजेब्रा से कितने नंबर पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा हमारे पास है वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी प्रकार अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यानी कि रैंक, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसको हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग सिलेबस देखा हो या अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जब हम पढ़ते थे उस समय भी आपको उसके बारे में बताया गया था। देन आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर होता है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज ऑफ बेसिस प्रकार से करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, डायगोनलाइजेशन किस प्रकार से निकाला जाता है, जॉर्डन फॉर्म्स कैसे निकाली जाती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्म या रिडक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म किस प्रकार से इवैल्यूएट की जाती है। तो ये सारा प्लीज रिप्लाई करते रहिएगा जिससे कि मुझे थोड़ा समझ में आता रहे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं। रिप्लाई करें। यस सर। सब लोग अपना ईयरफोन यूज कर रहे हैं ना? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम जनरली बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या होता है, उसकी पावर से किस प्रकार से निकाली जाती है, ये सब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। इसमें जो बेसिकली जहां से हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो कौन कौन से,
आपको यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन को ध्यान से पढ़ना है। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं? अच्छा, जो भी आप टॉपिक पढ़े उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको आप डीपली पढ़िएगा कि क्वेश्चन जो है आपको लगेगा कि भाई आपने जो क्वेश्चन पढ़े हो, जो आपने नोट्स बनाए, उससे क्वेश्चन कभी नहीं बनते। क्वेश्चन जो बनते हैं आपके कॉन्सेप्ट से बनते हैं, आपकी डीप नॉलेज से बनते हैं। अगर आपके पास डीप नॉलेज होगी तो आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह ग्रेस्प कर पाएंगे, अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वो आपके मेन टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में जनरली जहां से क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड आपको समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 4, दैट मीन्स द अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर, अब इसको अलजेब्रा बोल लें या मॉडल अलजेब्रा बोल लें, सभी कुछ इसके अंदर शामिल होगा। देखिए, आपको अगर याद होगा, आपने बीएससी के अंदर एक पढ़ा था ग्रुप, ठीक है ना? एक आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा था। वहां पर जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है वो तो आपको पूरा का पूरा आना ही चाहिए। साथ में जो आपने एमएससी लेवल पर मॉडल अलजेब्रा पढ़ा है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आप जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में, 11-12 में पढ़ने पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से पिजन हॉल प्रिंसिपल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल। जब इसको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। उसके बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या होते हैं, ठीक है, डी रेगमेंट्स क्या होते हैं, इस प्रकार से। साथ में आपको अगर याद होगा कि वहां पे आपने एक शब्द पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, याद है आपको कॉन्ग्रुएंसी? याद है आपको कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी याद है? प्लीज रिप्लाई करें। सुधीर चाहू से चाहूंगा कि थोड़ा वो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बता सकते हैं क्या? सुधीर जी, जी सर, कॉन्जुगेट कॉन्ग्रुएंसी जो आपने बीएससी में, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जी जी, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, ऐसे करके ए प्लस मॉडुलो बी इक्वल टू आर, है ना? जी जी, तो वो सारी की सारी चीज यहाँ पर आएंगे। वहां पर एक हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और द यूलर पाई फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम पता लगाते थे कि किस प्रकार से हमारे पास कितनी किसी भी जो सेट के जो कॉन्ग्रुएंसी थी, ये मॉडल निकाल सकते हैं, वो सब उसके बारे में बात की जाती थी। देन उसके बाद ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कॉन्स्टेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, कैली थ्योरम, क्लास इक्वेशन, साइलो थ्योरम। साइलो थ्योरम से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है? साइलो थ्योरम से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद रिंग्स होती हैं, आइडियल्स होते हैं, प्राइम, मैक्सिमल, डी आइडियल्स होते हैं, एंड सो ऑन। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फैक्टराइजेशन थ्योरम, जो कि आपका मॉडल अलजेब्रा से रिलेटिव है। देन हमारे पास अगर टोपोलॉजी, अगर आपको याद होगा, हमने एमएससी में पढ़ी हुई फर्स्ट ईयर में, टोपोलॉजी क्या होती है, बेसिस क्या होते हैं, डेंस सेट क्या होते हैं, सब स्पेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजी क्या होती है, सेपरेशन एक्सियम क्या होते हैं, कनेक्टेडनेस क्या होती है, कॉम्पैक्टनेस क्या होती है। इसके अलावा एक पॉलिनोमियल रिंग होती है, वहां से हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है तो आपसे बोला जाता है बताओ कि ये इरेड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल है, ठीक है? किस प्रकार से निकालेंगे उस समय आपको बताएंगे। देन इसका फील्ड, फाइनाइट फील्ड क्या होती है, फील्ड एक्सटेंशन क्या होते हैं, एंगुलस थ्योरी किस प्रकार से होती है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 या यूनिट नंबर 4 का सिलेबस आपका होता है। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 5, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कहां पढ़ा हुआ है? सल्ला, आप बता पाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कहां पढ़ा हुआ है? सल्ला रेगर रिप्लाई करें। चलिए, शायद किसी काम से चली गई हैं वो। राकेश सिंह, राकेश सिंह,
गरिमा मैडम, हेलो गरिमा मैडम, आयोग को क्लास में कोई अवेलेबल है कि नहीं है? सुधीर साहू, सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी में पढ़े हैं सर। अच्छा अभी आप सुधीर साहू क्या करते हैं अभी आप? सर मैं अभी मतलब पहले कॉलेज में था मैं गेस्ट में, फिर अभी फॉलन आउट हूँ सर फिलहाल तो। अच्छा, तो अभी कहीं सर्विस कर रहे हैं क्या अभी आप? नहीं सर, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमने वो बीएससी में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, बीएससी में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने बीएससी में बस हमने काम चलाओ काम कर लिया था कि भाई हम बीएससी में पढ़ लेते हैं, क्या उसको हमने क्या डीपली पढ़ा कि नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़े से आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने वहां पे एग्जिस्टेंस थ्योरम भी पढ़ी होगी वहां पर, जिसको एग्जिस्टेंस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सीएपीआई के, जिसको हम सीएपीआई के क्वेश्चन भी बोलते हैं। साथ में आपने वहां पर होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपका स्टर्म लाइवली बाउंड्री प्रॉब्लम, यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, जिसको हम वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें स्पेशली केवल लेग्रांजे से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि इस वाले टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। इसी प्रकार चारपेट की अगर बात करेंगे तो चारपेट मेथड से भी एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसमें कुल मिला के हमारे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, उन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन वो वैसे नहीं पूछा जाता जैसे कि आप जनरली अपने बीएससी लेवल में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो आपको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बोलता है, लेकिन वो अपने उसी टॉपिक से रिलेटिव होता है। इसके अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर के कुछ हमारे पास क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। उन क्लासिफिकेशन में आपको 3 प्रकार की चीजें पूछी जाती है कि वो पैराबोलिक है कि नहीं है, क्या वो आपके हाइपरबोलिक है कि नहीं है, क्या वो आपका इलिप्टिकल है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ में आपके सीएपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन बोले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल होता है जो लाप्लास की हेल्प से सॉल्व किया जाता है, जिसको भी आपको याद होगा, या मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हीट और वेव के क्वेश्चन भी वहां पर सॉल्व किए जाते हैं। तो ये जो पूरे टॉपिक जो है वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि मैंने यहाँ पर अगेन एक रेड कलर से यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टॉपिक में आपको ऐसे बोल रहा हूँ जहां पर आपको 8 से 10 क्वेश्चन में, अगर हमारे पास अगर 10 क्वेश्चन भी अगर पूछे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 20 क्वेश्चन आपके केवल उन्हीं 2 टॉपिक से आ रहे हैं। और 2 टॉपिक से अगर 20 क्वेश्चन अगर हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आप आराम से 40 मार्क्स तक ला सकते हैं। कितने ला सकते हैं? 40 मार्क्स, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? बहुत सारे मेथड इसके अंदर आते हैं। मेथड ऑफ इटरेशन, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होती है, उनके राइट ऑफ कन्वर्जेंसी क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, गॉस सीडेल मेथड क्या है। इनफाइनाइट डिफरेंस मेथड के अंदर आपका लैग्रांज, हर्माइट या स्पेलिन इंटरपोलेशन क्या होते हैं। देन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पिकार्ड्स, यूलर, मॉडिफाइड या रंगे-कोटा के अंदर कुल मिला के 3 मेथड होते हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के होते हैं। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आता है। तो आप मुझे बताओ मेरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस में कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं?
कितने क्वेश्चन मैंने आपको बोले आने के लिए, लखन प्रताप जी? सर 8 से 10 बोला है आपने, है ना? और ये 8 से 10 आते हैं, जो मैंने जो पैटर्न जो बोला है ना, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जब लास्ट में, जैसे अपना पूरा कंक्लूजन करेंगे तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, है ना? नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास है मैथमेटिकल के अंदर, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन ऑफ फंडामेंटल यूलर लेग्रांजे इक्वेशन होती है, आपको एक क्वेश्चन दे दी जाती है, वहां पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाता है। वेरिएशनल मेथड ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? तो यहाँ पर नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछ पाता है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की लेंथ होती है, वो कितना भी छोटा क्वेश्चन देता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ी सी हमारी टफ होती है। अगर आपको याद होगा, हमने बीएससी सेकेंड ईयर में हमने एक मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैकेनिक्स? लखन जी पढ़ा है आपने? नो सर। और सुधीर आपने? नो सर, मैकेनिज्म नहीं था। अच्छा बताओ, आप लोगों ने कौन से ईयर में अपना बीएससी कंप्लीट किया हुआ है? सर मेरा 12 से 15 में कंप्लीट हुआ है बीएससी। ओके, और लखन आपका? मेरा 16 में हुआ है सर। गरिमा मैडम आपका? सर 2007। या मैंने तो मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन मैकेनिक्स एमएससी में पढ़ा है सर। आपने एमएससी में पढ़ा हुआ है? अच्छा, मैंने मैकेनिक्स जो है मेरा जो बीएससी जो है वो 1996 में सेकेंड ईयर में था, मैं नहीं 1997 में सेकेंड ईयर में था और 1990 में थर्ड ईयर हो गया था, तब मैंने 1997 में पढ़ा था मैकेनिक्स। ओके, तो यहाँ से जनरली केवल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एक जो सबसे जो हमारे पास आता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपका जितने भी प्रकार के ट्रांसफॉर्म होते हैं सारे यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका केवल इतना ही है, ये चीज क्या नाम लिखा हुआ है, फेडरल एंड वोल्टेरा टाइप सॉल्यूशन विद सेपरेट कर्नल्स, और उनके आइगन फंक्शन निकालने को बोल दिया जाता है कि बताओ इसका आइगन फंक्शन क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक नंबर किस प्रकार से निकालेंगे, इसका कर्नेल क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ जाती है। तो यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 3 से 4 क्वेश्चन ही केवल यहाँ से पूछता है बस वो। अब सबसे मेजर टॉपिक जो आपका है वो है स्टैटिक्स। आप सोच सकते हैं कि स्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन आते होंगे? आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं? तो बताएगा स्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? राकेश सिंह? सल्ला रेगर? आई थिंक सर 10 से ज्यादा आते हैं। आपको जान का अक्षर होगा, लास्ट जो 2018 में जो आपका पेपर हुआ था सेट का, उसमें लगभग 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। जस्ट इमेजिन कर सकते, 23 क्वेश्चन, 23 into 2 यानी कि 46 मार्क्स का पेपर केवल स्टैटिक्स से पूछा गया। हाँ, लेकिन स्टैटिक्स इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है स्टैटिक्स। जैसे मार्कोव चेन विद फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस क्या होते हैं, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन स्टेप्स क्या होता है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, पॉइसन एंड बर्थ एंड डेथ प्रोसेस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट कंटिन्यूअस अनवेरिएड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड एरर, एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर ऑफ स्टैटिक्स एंड रेंज किस प्रकार से निकाली जाती है, फिर मेथड ऑफ एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, confidence interval, test of hypothesis, most powerful and uniformly most powerful test हमारे पास आते हैं, जिसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ऐसे टेस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट डेटा के बारे में बात किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस के बारे में बात किया, तो लार्ज सैंपल डेटा का एनालिसिस भी किया जाता है। इसका जो नाम दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस दिया हुआ, लेकिन इसका एक सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? दिस इज अ simple non-parametric test for 1 and 2 sample
प्रॉब्लम, यानी कि वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। देन रैंक कोरिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंसी क्या है, एलिमेंट्री बेसिस इंटरफेस क्या होता है, सेंट मेरी फोर। इसके अलावा फिर इसी के अंदर आपका वो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं, जिसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद आपका अल्फा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आपका ई डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सारे डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डाल दिए गए हैं। फिर ये जो टॉपिक आप जो देख रहे हैं, ये जो हजार्ड फंक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली रिलायबिलिटी थ्योरी से रिलेटिव है जी। अगर आपने नाम सुना होगा एक रिलायबिलिटी थ्योरी, तो वहां पे हजार्ड फंक्शन, फेलियर रेट, सेंचुरिंग एंड लाइव टेस्टिंग सीरीज क्या होती है, पैरेलल सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। देन उसके बाद मार्कअप के मॉडल्स के बारे में बताया गया है कि मार्कअप के मॉडल क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट थ्योरी क्या होते हैं, मिक्स पॉइंट, बहुत सारी चीज में इन्वॉल्व की हुई है। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में आप जितना पढ़ ले उतना कम है। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर एक कोशिश की है कि अगर आप जो ब्लू जो आपने वर्ड्स देख रहे हैं, अगर आप उन वर्ड्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके पास ये मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आप स्टैटिस्टिक्स के अटेंड कर सकते हैं। कितना अटेंड कर सकते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 11 टॉपिक्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें कैसे, क्योंकि मन में एक बहुत डाउट बना रहता है कि भाई हम पढ़ाई कैसे करें, किस प्रकार से स्टडी करें जिससे कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रह सकती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए दिए हुए हैं। आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है। आप लोग बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, बता पाएंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है? हाँ जी लखन जी, बता पाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? सुधीर जी सर। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? सर जो कॉन्सेप्ट अभी हमको बीएससी एमएससी से जो हम मोटे तौर पे सीखे हैं, कहना चाहिए वो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, लिमिट। जी सुनो समय, लिमिट। तो लिमिट में हम जनरली कैसी बात करते हैं? हम बोलते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और हमारे पास किसी भी एक पॉइंट को हम अप्रोच करते हैं, एक्सटेंड टू ए बोल देते हैं और उसकी लिमिट निकाल लेते हैं, राइट जी। क्या वो वास्तव में सही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है? नहीं, वो एक्चुअली सही कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो बस हमारे पास 11th और 12th यानी कि 12th स्टैंडर्ड पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वहां तक ही वो सीमित है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिमिट की डीपली नॉलेज की, अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर अगर आपको याद होगा, हमने बीएससी के अंदर टॉपिक में एक वर्ड पढ़ते थे हम, एप्सिलॉन डेल्टा। याद है? एप्सिलॉन डेल्टा। वहां पर बोलते हैं भाई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से होगा। एक शब्द ऐसे यूज करते थे वहां पर। तो अगर वो हमें एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन अगर हमें अच्छी तरह से याद है, तो हम उस लिमिट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि जो भी हम यहाँ पर ग्रेप्स करने वाले हैं, उसकी हमें कितनी डीप नॉलेज हमारे पास है, क्योंकि जितनी डीप नॉलेज हमारे पास होगी हम उसको उतना ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है डेफिनेशन एंड थ्योरम नोट्स। आप जो भी डेफिनेशन पढ़े, थ्योरम पढ़े, उसको अपने दिमाग में एक पिक्चर की फॉर्म में लेके चले आए पास, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को अगर पिक्चर की फॉर्म में अगर आप लेके चले आते हैं और उसके नोट्स अगर आप बना लेते हैं, तो आपको, क्योंकि नोट्स अगर आप खुद बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह याद होता है कि एक्चुअली जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो कितने बेहतर हैं। और कई बार ये होता है कि आप जितने कलरफुल नोट बनाएंगे उतना अच्छा आपको याद होगा। ठीक है ना। तो डेफिनेशन, थ्योरम और नोट्स को आप अच्छी तरीके से वहां पर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हमारा बात है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो आप सॉल्व करेंगे। अब आपको सवाल ये उठता है कि हम प्रीवियस ईयर कौन कहाँ से क्वेश्चन हमारे पास जो पीजी लेवल पे होते हैं वो हमें सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं सेट,
सेट का जो हम एग्जाम देंगे तो अभी हमारे पास सेट जो है 2018 में हुआ, तो 2018 के जो क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप नेट के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि नेट के ही कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के सेट में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे नेट के क्वेश्चन बनने लगे तो आपके पास दो फायदे आपके पास होंगे। एक तो आपका नेट के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, और अगर आपसे नेट के क्वेश्चन बनने लगेंगे तो बट ओबियस आपसे सेट के क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। इससे भी मन अगर नहीं बनता है तो फिर आप गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, कि गेट के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो हमारे पास घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी हमारे पास जो उनमें ट्विस्टिंग होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर आपके गेट के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। इससे भी अगर आपका मन नहीं बढ़ता है तो आपका पीजी लेवल पे एक क्वेश्चन और होता है जो IIT जेम होता है, जो एक्चुअली NIT के अंदर MC के थ्रू जिसमें एग्जाम में एडमिशन आपको मिलता है। तो आप अगर आप इन 4 चीजों को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन जो सेट में पूछे जाने की संभावना है वो बट ऑब्वियस आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपने अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो ये आपको हाउ टू स्टार्ट का एक आपको आंसर मिल जाएगा। ये बात समझ में आया आपको? ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक आती है भाई कौन कौन सी बुक हमें रिकमेंडेड करना चाहिए, कौन कौन सी बुक की हमें रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं अवेलेबल है जो बेसिकली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सही से बनाती है। एक्चुअली जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सभी के अंदर बस इतना होता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेते हैं, उनको सॉल्व कर देते हैं जितने उनसे बनते हैं, और अपनी उसको एक बुक के फॉर्म में नाम दे देते हैं, बस वो एक बुक बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर हम बोले कि भाई MP सेट 2022 के लिए MP सेट या आपका JRF या CSI नेट के लिए कोई बुक्स हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वहां पर कलेक्शन होता है, उनको वो सॉल्व कर देते हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको मैं वो बाकी किसी दिन और बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन जितना मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ तो आपके लिए इतना मोर देन इनफ होगा कि आपका जो फंडामेंटल होगा वो क्रिस्टल क्लियर आपको मैं कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके सर। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। कई बार क्या होता है कि हम विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, हम क्या करते हैं वही रटी रटी थ्योरम को हम याद कर लेते हैं, और यदि उसमें किसी भी प्रकार का ट्विस्ट अगर जनरेट हो जाता है तो हमारे को वो कॉन्सेप्ट हमसे बनता नहीं है कि भाई करें क्या, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करें। तो हमें कोशिश करना है कि जो भी हमारे पास जो थ्योरी है, थ्योरी को विजुलाइज करना है। अगर आप थ्योरी को विजुलाइज करना अगर आप सीख गए तो आप ये मान लिए कि आपका 50% काम आपका हो गया है। तो यहाँ पर विजुलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कई प्रकार के विजुलाइजेशन हमारे पास हो सकते हैं। कलर्ड पेन की हेल्प से आप उसको अपने डायग्राम को बनाने का अगर आप संभव है कि जो आप किसी भी चैप्टर की समरी लिख रहे हैं उस चैप्टर की समरी को इस प्रकार से लिख लीजिए कि आप उसे पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, आप किस प्रकार से उसकी डेप्थ नॉलेज को आप ले सकते हैं, कितनी डेप्थ नॉलेज आप उसकी ले सकते हैं, वो अगर आप उसको विजुलाइज कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम जो सिलेबस अभी देखे उन सिलेबस में खास बात क्या थी कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, और हमको पता है कि हमारा एग्जाम जो है जल्दी ही होने वाला है, और इतना हमारे पास समय है नहीं है। लोग इसको एक एक साल तक पढ़ते रहते हैं तब भी उनका पेपर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि हम डेप्थ नॉलेज को ले ले, विजुलाइज कर ले, और जिससे कि हमें अपना जो पेपर है वो निकल सके। ठीक है, तो एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। तो एनालिसिस क्या है ऑफ 2018 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका किस प्रकार से हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, तो ध्यान से समझिएगा चीज को। कुल मिला के आप देखेंगे कि हमारे पास 11 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हमारे हैं? कितने टॉपिक्स हमारे हैं? 11 सर। 11 टॉपिक्स के अंदर हम आप देखेंगे हमने लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बड़ा शब्द होता है स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको स्टैटिस्टिक्स के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है।
लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती थी, एनालिसिस क्या होता था, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या था। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया हुआ है। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक्स के हैं जो 2018 में जो पेपर जो लास्ट हुआ था आपका सेट का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लीनियर अलजेब्रा से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 11। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके? टोटल मार्क्स कितने? 22। सही है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो ये आपके सामने 12 नंबर का, 13 नंबर का, 14 नंबर का, 15 नंबर का, 16 नंबर का, 17 नंबर का, 18 नंबर का, 19 नंबर का, 20, 21 और 25। तो अगर आपके पास वो पेपर अवेलेबल है तो वहां पर आप देख सकते हैं, वो पेपर भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा कि वो पेपर कौन सा है। वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हमारे पास 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन का मतलब कितने मार्क्स हो गए? 9 क्वेश्चन का मतलब कितने मार्क्स हो गए? 18 सर। 18। ओके, 18 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, आप सोचो कि अगर 22 और 18 कितना होता है? 22 और 18 कितना होता है? 40 सर। 40। तो इनमें जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 42, 43, 44, 46, 47। ठीक है, डीपली ये पेपर को पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने तो बैठ जाते लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि हमारी डीप नॉलेज क्या है तब तक हम किसी भी पेपर में सक्सेस नहीं ला सकते। तो ये जरूरी है कि हमें अपने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो एक्चुअली है क्या है। उसी प्रकार से हमारी वहां पर प्रिपरेशन की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं, थर्ड टॉपिक हमारे पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस। यहाँ से हमारे क्वेश्चन केवल 5 ही पूछे गए हैं और यहाँ से हमारे पास 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए, यानी कि इसमें केवल 57, 58, 59, 72 और 73, यानी कि अगर इन तीनों टॉपिक को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, देन अलजेब्रा, जिसको हमने बोला था वहां पर मॉडल अलजेब्रा, तो मॉडल अलजेब्रा के यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 16 क्वेश्चन का मतलब कितना होता है? 32 मार्क्स। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग के अगर 4 टॉपिक को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितने मार्क्स हो जाते? नंबर हो जाते हैं 82 मार्क्स। तो 82 मार्क्स से क्वेश्चन केवल 4 ही टॉपिक से पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 49, मतलब कंटिन्यूअस एक ही टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन वहां पे पूछ लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, केवल यहाँ पर आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछे गए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमारे पास होगा 8 मार्क्स, 51, 52, 53 और 71। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 10 मार्क्स के, 54, 55, 56, 69, 68। और यदि हम स्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 24 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे गए, यानी कि 48 मार्क्स के, और ये है वो क्वेश्चन की लिस्ट। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक छोटा नहीं है, बहुत लंबा है टॉपिक है ये। इतना लंबा टॉपिक है कि जिसको हम 3 महीने 4 महीने भी पढ़ लेना तो खत्म नहीं होने वाला है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से अब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बात करें तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है हमारे पास से 6 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 60, 61, 62, 63, 71 और 75 थे।
फिर अगर हम एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 28 मार्क्स के, तो जो कि हमारे पास है 1 से लेके 11, देन 22, 23 एंड 24। देन क्लासिकल मैकेनिक्स से जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि 65, 66 और 67 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर, जो कि आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 6 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका एनालिसिस यहाँ पर तैयार होता है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे किन किन टॉपिक से और कौन कौन से नंबर पे पूछे गए हैं। तो ये आप इस प्रकार से इसका एनालिसिस देख सकते हैं। तो ये आपको एनालिसिस समझ में आया? जी सर। आप बताओगे इनमें ऐसे कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे अच्छा बनता है अभी इस समय? अलजेब्रा सर। अलजेब्रा यानी मॉडल अलजेब्रा? जी। ओके, और अलजेब्रा के अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल ऐसे मैंने कि 16 + 5 21, जी। 42 मार्क्स हो गए। और इसके अलावा बनते हैं सर, पर उसमें उतनी अच्छी कमांड नहीं है, कहना चाहिए। अच्छा, तो लखन जी आप बता पाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, टॉपिक आपके हैं अच्छे? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा ठीक लगता है सर। 9 मार्क मतलब 9 क्वेश्चन आप ला सकते हैं। और कोई दूसरा? गरिमा जी आप? सर लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स है, और ओडी पीडी पे थोड़ा सा कमांड है। स्टैटिक्स भी कर लेते हैं। स्टडीज कर लेते हैं। स्टडीज में क्या क्या आता है आपको? सर स्टैटिक्स में कर्टोसिस, मतलब मीन, मीडियन, मॉड, कर्टोसिस हो गया आपका, ये सब चीजें। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। टेस्ट भी थोड़े से बन ही जाते हैं। टेस्ट जो अपने काई स्क्वायर हाइपोथेसिस में जो आता है, हाइपोथेसिस वगैरह जो होती है, राइट जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका एग्जाम जो है 4 जून 2023 को है, सभी को पता होगा। यस सर। तो बस कुछ इस प्रकार से था। यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके? वीक में आपके 3 डेज क्लास होंगी, 3 डेज कंटिन्यूस क्लास नहीं होंगी। हाँ, लेकिन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा विद इन 1 आवर, वो इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप कुछ भी नहीं आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं कितना आपको दे दिया जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मेरी एक क्लास जो होती है लगभग 1 घंटे की होती है, और 1 घंटे क्लास में आपको मैं लगभग 3 आवर्स के बराबर पढ़ाता हूँ। 3 आवर्स का जो आपको क्या बोलना चाहिए कंटेंट है वो आपको डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो कल भी हम मिलेंगे रात को 8 से 9। ठीक है, कल अपनी सेकंड क्लास होगी। कोई क्वेश्चन में पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। मैं कोई क्वेश्चन है कि ऑफ करूं मैं? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, बाय। ओके सर, थैंक यू।